हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग साइकेट्रिक नर्सिंग के कुछ की कंसेप्ट्स को देखने वाले हैं जो कि आपका क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन आज ही है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है ना साइकेट्री में बहुत ज़रूरी है और इसके बिना आप वहाँ एग्ज़ाम में कंफ्यूज कर जाएंगे। तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स है उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइकेट्री में हम लोग देख लेते हैं डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। कौन कौन सा परसेप्शन का डिसऑर्डर है। तो ये डायरेक्ट भी पूछ देता है कि मान लीजिए हेलुसिनेशन दे देगा और उसके बाद बोलेगा कि ये किस टाइप का डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, थॉट, इफेक्ट, इस टाइप से। ठीक है, तो इसलिए डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शंस में देख लीजिए। डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शंस में हेलुसिनेशन है और नेक्स्ट वन है इल्यूजन। दो है, दो टाइप के जो है डिसऑर्डर्स हैं परसेप्शन में, हेलुसिनेशन और इल्यूजन। ठीक है, तो अब हेलुसिनेशन किसको कहेंगे। तो हेलुसिनेशन में क्या होता है कि आप लोग जो पेशेंट होता है उसको विदाउट एक्चुअल स्टिमुलस के नहीं रहते हुए भी उनको कुछ स्टिमुलस लगता है, परसेप्ट वो लोग करते हैं, जबकि एक्चुअल स्टिमुलस रहता नहीं है। तो हेलुसिनेशन ये कहलाएगा। तो हेलुसिनेशन का कुछ टाइप्स देख लीजिए। हेलुसिनेशन के कौन कौन से टाइप हैं। विजुअल परसेप्शन, विजुअल परसेप्शन में है कि आपको विदाउट एक्चुअल कुछ रहते हुए भी पेशेंट को कुछ कुछ दिखाई देते रहता है। ठीक है, ऑडिटरी में वो कुछ कुछ सुनाई देगा। ठीक है, ऑल्फैक्टरी में कुछ स्मेल करेगा कि जबकि वहाँ पे कुछ स्मेलिंग एजेंट रहेगा भी नहीं, फिर भी उनको स्मेलिंग परसेप्शन आएगा। टेक्टाइल है, टच होने का कि कोई टच कर रहा है उनको। गस्टेटरी परसेप्शन में टेस्ट लगेगा कि कुछ टेस्ट कर रहा है। और काइनेस्टिक में लगेगा कि बॉडी पार्ट ही मिसिंग है, जबकि वो सारा बॉडी सही सलामत रहेगा, फिर भी उनको लगेगा कि बॉडी पार्ट जो है वो मिसिंग है। नेक्स्ट इल्यूजन क्या है। इल्यूजन और डिल्यूजन में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इल्यूजन जो है वो आपका परसेप्शन का डिसऑर्डर है और डिल्यूजन हम लोग आगे चल के देखेंगे कि वो किस टाइप का बीमारी है और उसमें क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रॉन्ग परसेप्शन। इसमें हम लोग गलत परसेप्ट कर लेते हैं। मान लीजिए इसमें पर स्टिमुलस रहेगा आपका, बट वो स्टिमुलस क्या होगा कि गलत स्टिमुलस आप लोग परसेप्ट कर लेंगे। जैसे कि डार्क में जो है रोप को बहुत लोग स्नेक समझ लेता है, सांप। ठीक है, तो जो स्टिमुलस है उसको इम्प्रॉपरली आइडेंटिफाइड होता है पेशेंट के द्वारा, तो ये कहलाएगा डिल्यूजन। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिसऑर्डर्स ऑफ मेमोरी देखते हैं। मेमोरी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मेमोरी का कौन कौन सा डिजीज़ है। हाइपरमनेशिया, इसमें क्या होता है, एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी होता है, बहुत ज़्यादा याद रहता है, पुरानी चीज़ें भी वो लोग भूलते नहीं हैं। तो ये हाइपरमनेशिया हो गया। अमनेशिया में अब क्या होगा, अमनेशिया में जो होगा वो कुछ याद ही नहीं रहे, एब्सेंस ऑफ एमनेशिया। पैरामनेशिया क्या हो गया, इसमें फॉल्स कलेक्शन ऑफ मेमोरी रहेगा, हुआ कुछ और रहेगा और आपको याद कुछ और रहेगा। ठीक है, फॉल्स कलेक्शन ऑफ जो मेमोरी हुआ वो पैरामनेशिया हुआ। नेक्स्ट थॉट के डिसऑर्डर्स को देखते हैं। थॉट में क्या क्या बीमारी हो सकता है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम। फर्स्ट है ऑटिस्टिक थिंकिंग। इसमें क्या होगा, पेशेंट खुद से सोचना चालू कर देगा और अपना ही फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट कर लेता है, यानी खुद खुद अपने में सोचना चालू कर देगा और अपना वर्ल्ड बना लेता है। उसका थिंकिंग ही अपने तक सिमट जाता है और अपना ही अलग थिंकिंग वो किसी भी चीज़ पार्टिकुलर थिंग और वर्ल्ड के लिए हो जाता है। तो ये ऑटिस्टिक थिंकिंग हो गया। नेक्स्ट जो है वो है सर्कमस्टेंशियली और टेंजिबिलिटी, ये दोनों जो है थॉट का डिसऑर्डर है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस दोनों में डिफ्रेंशिएट करना आप लोग को आना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। तो इसमें क्या होता है, सर्कमस्टेंशियलिटी, मान लीजिए आप किसी पेशेंट को कुछ पूछते हैं, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्ड करेगा और बहुत ज़्यादा जो है ना टॉपिक से हट के बात करेगा, बहुत सारा इवेंट ये वो दिस दैट रिलेटेड टॉपिक से बात करेगा और लास्ट में बहुत सारा अननेसेसरी डिटेल्स देते हुए तब आंसर पे पहुंचेगा, यानी घूम फिर के वो तब जाके लास्ट में आंसर पे आ जाता है। ठीक है, बट टेंजिबिलिटी में क्या होता है, जब आप उससे कुछ पूछेंगे तो पेशेंट क्या है रिस्पॉन्ड करेगा, बट वो बहुत सारा अननेसेसरी डिटेल बताएगा और कभी भी करेक्ट जो आंसर है उस तक पहुंच नहीं पाता है। तो ये टेंजिबिलिटी में होता है। और सर्कमस्टेंशियलिटी में होता है कि वो लास्ट में करेक्ट आंसर तक पहुंच जाता है, बट टेंजिबिलिटी में अननेसेसरी डिटेल्स देगा, रिस्पॉन्ड करेगा, बट करेक्ट आंसर तक नहीं पहुंच पाता है। नेक्स्ट जो थॉट का डिसऑर्डर है वो परसिवरेशन। परसिवरेशन में क्या होगा कि सेम आइडिया को रिपीट करेगा, आप सेम चीज़ सोचते रहेगा। ठीक है, तो ये परसिवरेशन में हो गया, सेम आइडिया बार बार रिपीट करेगा। इनकोहेरेंस क्या हो गया, आप डिस्कनेक्टेड
थिंकिंग है। अब एक चीज़ में दूसरा चीज़ मिक्स हो जा रहा है और जिसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है, अनर्गल बात कोई कर रहा है, अनर्गल थिंकिंग है, तो ये डिस्कनेक्टेड थिंकिंग जो है वो इनकोहेरेंस में आएगा, ठीक है? कहीं से किसी का जुड़ाव ही नहीं है। हाइपोकोंड्रियासिस क्या होता है? इसमें देखिए पेशेंट क्या होता है, बिना बीमारी के लगेगा कि हम बहुत बीमार हैं। तो जबकि कोई रीज़न ही नहीं होता है, कोई मेडिकल बेसिस नहीं है, फिर भी पेशेंट परसेप्ट करता है कि नहीं भाई हमको बीमारी हो गया है। तो ये थिंकिंग डिसऑर्डर है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। नेक्स्ट डिल्यूज़न, देखिए डिल्यूज़न में क्या होता है, इल्यूज़न में तो हो गया कि फॉल्स परसेप्शन हो गया और इसमें पेशेंट को फॉल्स फिक्स बिलीव है, जबकि वो बिलीव जो है इम्प्रॉपर है। वो जो है वो गलत है। उसको लग रहा है कि वो सही है, उसका फॉल्स फिक्स बिलीव है कि नहीं भाई वो सही है, बट वो जो व्यूअर के द्वारा है वो सही नहीं है, इम्प्रॉपर है या इम्पॉसिबल है। तो डिलीजन के टाइप को हम लोग देख लेते हैं। डिलीजन कितने टाइप के हैं? फर्स्ट वन है डिलीजन ऑफ ग्रैंडियर। इसमें पेशेंट को क्या लगेगा कि हम बहुत बड़े आदमी हैं और कुछ भी कर सकते हैं, यानी बहुत बड़ा अपने आप को समझेगा, अपने आप को महान समझने लगता है पेशेंट। और नेक्स्ट डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन। और डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन में क्या होगा कि पेशेंट को फॉल्स बिलीव होगा कि उसके फैमिली के मेंबर हो गए, उसके नेबर्स है या फ्रेंड्स जो हैं उनको मारना चाहते हैं, उसको हार्म पहुंचाना चाहते हैं। तो ये हो गया डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन। नेक्स्ट है डिलीजन ऑफ गिल्ट। अब इसमें क्या लगेगा, पेशेंट सेल्फ क्रिटिकल हो जाएगा और लगेगा कि हम बहुत बड़ा गलती कर दिए हैं, बहुत बड़े पापी हैं और अपने परिवार को नष्ट कर दिए, अपने आप को, यानी सब सारे जो काम के लिए है खुद को जिम्मेवार ठहराएगा। तो वो गिल्ट में जीने लगता है, तो वो डिलीजन ऑफ गिल्ट कहलाएगा। नेक्स्ट जो डिलीजन है वो है आपका निहिलिस्टिक। निहिलिस्टिक में क्या होता है कि अपने एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी ही नहीं वो उसको पता चलता है, वो बोलता है कि नहीं बॉडी है ही नहीं, और वर्ल्ड है ही नहीं उसके अराउंड। इस टाइप से वो बिहेव कर लेगा कि कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में कुछ है ही नहीं, और वो अपने बॉडी का एग्जिस्टेंस या वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस ही नहीं समझेगा, ठीक है? तो ये जो है ये थॉट का डिसऑर्डर हो गया। और थॉट के डिसऑर्डर में एक और है ऑब्सेशन, ठीक है? ऑब्सेशन और कंपल्सन। कंपल्सन जो है अलग टाइप का बीमारी है और ऑब्सेशन जो है वो आपका थिंकिंग डिसऑर्डर है, थॉट का डिसऑर्डर है। कंपल्सन हम लोग आगे देखेंगे कंपल्सन किस टाइप का डिसऑर्डर है, ठीक है? तो दोनों का जो आपका किस कैटेगरी में आता है ये आप लोग ज़रूर देख लेंगे। ऑब्सेशंस में क्या होता है कि कोई भी आइडिया या इम्पल्स आया जो कॉन्शियस माइंड में आता है, बट ये इरेशनल है पर्सन्स के लिए। वो चाहता है कि उस चीज़ को नहीं करें बट बार-बार करता है। तो बार-बार करने का जो थॉट है यही ऑब्सेशन कहलाता है। तो और नेक्स्ट जो लास्ट वन है थॉट डिसऑर्डर वो है फोबिया। अब इरेशनल फीवर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, सिचुएशन या एक्टिविटी, किसी भी चीज़ से इरेशनल फियर जो होता है तो वो फोबिया कहलाता है। बहुत ज़्यादा फियर जो हो गया किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से या किसी एक्टिविटी से, वो फोबिया में आता है। कुछ टाइप्स के हम लोग फोबियाज़ को यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे फोबियाज़ के बारे में भी पूछ देता है, जनरली एगोराफोबिया या एक्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया भी 1-2 बार पूछा गया। हाइड्रोफोबिया तो सबको पता ही है। तो एगोराफोबिया में क्या होगा, ओपन स्पेस से डर लगेगा। एल्गोफोबिया में फियर ऑफ पेन हो गया और एक्रोफोबिया में हो जाएगा हाई स्पेसेस से फीवर, और क्लस्ट्रोफोबिया में क्लोज्ड स्पेस से, हाइड्रोफोबिया में वाटर से फियर हो जाएगा। नेक्स्ट 2 और हैं, जेनोफोबिया में स्ट्रेंजर से और जूफोबिया में एनिमल से फियर होगा। तो ये सारे हो गए थॉट डिसऑर्डर। अब एक्टिविटी डिसऑर्डर। एक्टिविटी में कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं मोटर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स में? फर्स्ट वन है वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब मोम के जैसा जो है उसका पोजीशन हो जाता है। इसको स्टेरियोटाइप पोजीशन या फिर कैटाप्लेक्सी भी हम लोग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट कॉन्स्टेंटली सेम पोजीशन है ना मेंटेन करता है विदाउट एनी मूवमेंट, कुछ मूवमेंट किए बिना सेम, जैसे मोम का पुतला रहता है इसी सेम कॉन्स्टेंटली मेंटेन एक पोजीशन में विदाउट एनी मूवमेंट वो रहता है। नेक्स्ट है मैनरिज्म। मैनरिज्म में को हम लोग स्टेरियोटाइप मूवमेंट भी कहते हैं। इसमें पेशेंट क्या होता है, सेम मूवमेंट को रिपीट करता है विदाउट एनी पर्पस, जैसे नाक टच करना, बार बार नाक टच करना, हाथ खुजलाना, इस टाइप के जो सिचुएशन है जिसमें वो सेम चीज़ सेम मूवमेंट को बार बार रिपीट करता है तो उसको मैनरिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट जो मोटर एक्टिविटी डिसऑर्डर है वो वर्बिजेशन है। इसमें स्टीरियोटाइप जो है ना स्पीच हो जाता है, तो इसमें बार बार सेम वर्ड को, सेम सेंटेंस को वो रिपीट करें विदाउट एनी पर्पस, बिना किसी वजह से कुछ
बोलते रहेगा, सेम चीज़ या सेम वर्ड सेम सेंटेंस को रिपीट करेगा, तो ये वर्बिजरेशन होता है। इसको भी बार बार पूछा जाता है, इस पर भी आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट है कंपल्सन। देखिए कंपल्सन कौन सा डिसऑर्डर हो गया, कंपल्सन है मोटर एक्टिविटी का, और ऑब्सेशन जो था वो थॉट का डिसऑर्डर था। ठीक है, कंपल्सन में क्या होगा, आप अनरीजनेबली जो है ना वो रिपीटेडली परफॉर्म करेंगे किसी भी चीज़ को, कंपल्सन की वजह से, ऑब्सेशन की वजह से आप कंपल्सन करेंगे कि जैसे हो गया बार बार हाथ धोना, बार बार पोछा लगाना, या कुछ कुछ साफ करते रहना, तो इस टाइप का जो बिहेवियर है कंपल्सन कहलाता है, रिपीटेडली सेम एक्टिविटी को, और जो कि अनरीजनेबल है खुद के लिए और व्यूअर्स के लिए भी, तो ये कंपल्सन में आता है। नेक्स्ट नेगेटिज्म है, अब पेशेंट को स्टिमुलस के बारे में पता है बट फिर भी वो अपोज करेगा स्टिमुलस, वो सब कुछ उसको लग रहा है कि ये ऐसा है बट फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको, और उसके अपोजिट स्टिमुलस के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करेगा, उसके अपोजिट बिहेव करेगा। इक्वलेलिया में क्या होगा, इक्वलेलिया में है रिपीटेशन ऑफ स्पीच, जो बार बार जो है ना वो सेम स्पीच को रिपीट करेगा, और जो इमिट करेगा पेशेंट, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर नेम, तो वो भी रिपीट कर देगा कि व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, उसका रिप्लाई नहीं करेगा, सेम जो आप बोल रहे हैं उसी को रिपीट कर देगा, तो वो इकोलेलिया हो गया। इकोपेरेक्सिया में है क्या, एक्टिविटी जो है आप कर रहे हैं, सामने वाला पर्सन उसी को रिपीट करते जाएगा और इमिट करेगा पेशेंट के द्वारा, तो इकोपेरेक्सिया हो गया। एक्टिविटी इसमें रिपीटेशन होगा, और इकोलेलिया में जो है स्पीच आपका जो है वो रिपीट होगा। इकोलेलिया इकोपेरेक्सिया इसको भी देख लेंगे। तो इकोपेरेक्सिया में एक्टिविटी जो है वो रिपीट होगा और या इमिटेड होगा, या फिर इकोलेलिया में स्पीच इमिटेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट सुसाइड। सुसाइड भी जो है आपका मोटर एक्टिविटी का डिसऑर्डर है, इसमें आदमी खुद को मारना चाहेगा। ठीक है, तो ये सुसाइड भी डिफाइन करने के लिए कभी कभी आ जाता है। नेक्स्ट कॉन्शसनेस का डिसऑर्डर है। कॉन्शसनेस में कौन कौन सा डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर आता है, स्टूपर। स्टूपर में क्या होगा, पेशेंट मोशनलेस हो जाता है या म्यूट, या उसकी जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाता है, तो उसको हम लोग स्टूपर कहेंगे। नेक्स्ट है क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शसनेस। अब कॉन्शसनेस क्या हो जाता है, इसमें क्लियर माइंड है ही नहीं आपका, आप कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, परसीव नहीं कर पा रहे, या रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, या रिमेंबर कैपेसिटी जो है वो इम्पेयर हो जाती है, तो इसको हम लोग क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शसनेस कहेंगे। नेक्स्ट कन्फ्यूजन है। देखिए कन्फ्यूजन है आपका किस चीज़ का डिसऑर्डर, कॉन्शसनेस का। इसमें डिस्टर्बेंस क्या हो जाता है, आप प्लेस, पर्सन या टाइम, कुछ भी आपसे पूछ दिया जाएगा पेशेंट से तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। अभी पूछिए कि सुबह हुआ है कि शाम, तो ये सब चीज़ें वो बता नहीं पाएगा पेशेंट, तो ये कन्फ्यूज़न कहलाता है। नेक्स्ट है डिलीरियम। अब डिलीरियम में क्या होता है आपका, ये क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शसनेस भी होगा, रेस्टलेसनेस से हो जाएगा, और डिसोरिएंटेशन, इल्यूजन और हेलुसिनेशन, ये पांचों चीज़ जो है डिलीरियम में पाया जाता है। कॉन्शसनेस का क्लाउडीनेस, रेस्टलेसनेस, डिसोरिएंटेशन, इल्यूजन और हेलुसिनेशन। ठीक है, डिलीरियम। अब डिसऑर्डर्स ऑफ अफेक्ट। अफेक्ट का कौन कौन सा डिसऑर्डर है वो आप लोग देख लीजिए। डिसऑर्डर ऑफ अफेक्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल है यूफोरिया। यूफोरिया में क्या हो जाता है, पेशेंट को बार बार जो है लगता है प्लेजेंट फीलिंग्स आने लगती हैं, बहुत अच्छा अच्छा फील होने लगेगा, तो ये यूफोरिया कहलाएगा। नेक्स्ट इलेशन है, इसमें जॉयफुल इफेक्ट है, जिसमें पेशेंट का जो मोटर एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसमें जॉयफुल इफेक्ट है बट इसमें मोटर एक्टिविटी जो है पेशेंट का इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सेलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडिसिटी हो जाएगा। इलेशन के साथ जो जॉयफुल एक्टिविटी के साथ में उनको लगेगा कि हम बहुत बड़े बन गए हैं, तो ये जो सिचुएशन है एक्सेलेशन में आता है। नेक्स्ट इकास्टिसी। इकास्टिसी में क्या होगा कि सीवियर इलेशन मूड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खुशी वाला माहौल आ जाएगा, और जो इंटेंस जो है इंटेंस सेंस ऑफ जो प्लेजर है वो फील होगा, और हाई लेवल ऑफ हैप्पीनेस, तो ये एक बहुत ज़्यादा खुशी वाला जो सिचुएशन है वो इकास्टिसी में आता है। नेक्स्ट डिप्रेशन। डिप्रेशन में अब देखिए इफेक्ट में क्या होता है, इसमें पेशेंट को होपलेसनेस लगता है, हेल्पलेसनेस हो गया, वर्थलेसनेस हो गया, तो इसमें मिस समझिए कि एकदम निराश हो जाता है पेशेंट, उसमें कुछ लगता ही नहीं मेरे अंदर बचा हुआ है, आपका साइको मोटर एक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाएगा, और पेशेंट जो है एकदम शांत और जो निराशावादी है उस टाइप का बन जाता है, तो ये डिप्रेशन में आता है। नेक्स्ट है ग्रीफ। ग्रीफ में क्या हो जाता है, ग्रीफ हुआ कि एक्चुअल अगर लॉस हो गया फैमिली मेम्बर या किसी सामान का या किसी प्रिय व्यक्ति का, तो उसमें जो डिप्रेशन होता है तो वो ग्रीफ के अंदर आता है। बट एनग्जाइटी में क्या होता है, अब आपको लग रहा है कि कुछ अनरियल थिंग होने वाला है, या इमेजिन कुछ खतरा होने वाला है, तो उसके लिए जो
अनप्लीजरेबल रिएक्शन होता है बॉडी का, वो एनेक्सिटी में होता है। एपैथी में क्या हो गया, बिना कुछ इफेक्ट के आपको कुछ फील हो जाना, ठीक है। पेशेंट इनएडिक्वेट सेंसिटिविटी दिखाता है कि जो कि नॉर्मली प्लेजर या पेन देता है। जहाँ खुशी वाला माहौल होना चाहिए, खुश होना चाहिए, वहाँ खुश होगा ही नहीं। जहाँ दुख होना चाहिए वहाँ दुखी होगा ही नहीं, बिल्कुल एब्सेंस हो जाता है इफेक्ट का। तो जो ये एपेथी है, एब्सेंस ऑफ इफेक्ट, यानी कुछ फील ही नहीं होगा उससे। और नेक्स्ट एम्बिवेलेंस में क्या होगा, यानी टू अपोजिट आइडियाज आएंगे। दो चीज़, जो दो फीलिंग्स है वो सेम सिचुएशन में, सेम पर्सन को सेम टाइम में आएगा। यानी एक टाइम में किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अच्छा बुरा सब सब कुछ एक साथ आ जाएगा, तो आदमी कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सिचुएशन जो है एम्बिवेलेंस हो जाता है। टू अपोजिट आइडियाज, एम्बिवेलेंस, आप लोग याद रखें। नेक्स्ट है इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलस। अब जहाँ खुश होना चाहिए वहाँ दुखी हो जाना, दुखी जहाँ होना चाहिए वहाँ खुश हो जाना, तो ये इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट सिजोफ्रेनिया के बारे में कभी कभी पूछ देता है। सिजोफ्रेनिया में जो सिम्टम है वो 4 A's के थ्रू डिनोट होते हैं, जिसमें एम्बिवेलेंस है, अफेक्ट डिस्टर्बेंस हो जाएगा, ऑटिज्म होगा और एसोसिएशन डिस्टर्बेंस हो जाएगा। ये 4 सिम्टम्स हैं सिजोफ्रेनिया के। A फॉर एम्बिवेलेंस, अफेक्ट डिस्टर्बेंस, ऑटिज्म एंड एसोसिएशन डिस्टर्बेंसेस। ओके, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट वन है, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया था। ये 1987 में आया था, और इसमें कितने चैप्टर्स हैं, टोटल 10 चैप्टर्स हैं। उतना 10 चैप्टर्स अभी याद नहीं हो पाएगा, तो ओनली सिर्फ ये याद रखिए कि 1987 में आया था और उसमें 10 चैप्टर्स टोटल हैं। अब कुछ साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से थेरेपीज़ हैं और उनको किसने दिया था। तो फर्स्ट जो साइको एनालिटिक सोशल थ्योरी है, उसमें है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस जो है सिगमंड फ्रॉड के द्वारा दिया गया था, ठीक है। हिप्नोसिस जो है जेम्स ब्रेड के द्वारा, ग्रुप थेरेपी जोसेफ प्रेट के द्वारा, कॉग्निटिव थेरेपी जो है एरन बी टीबैक के द्वारा, और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है डोनाल्ड मैकबॉम के द्वारा किया था। मेनली ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और साइको एनालिसिस थेरेपी जो है वो पूछ देता है, तो आप लोग इसके प्रोपोजर का नाम जो है थोड़ा सा देख लेंगे। और नेक्स्ट वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको देखना है, ईसीटी के बारे में। ईसीटी, इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, और इसको कौन दिया था, कैर्लिटी एंड बिनी ने, कब, 1938 में। और ये किस कंडीशन में यूज़ होता है, सीवियर डिप्रेशन या कैटेटोनिया है पेशेंट को, तो उस कंडीशन में ईसीटी दिया जाता है। इसमें जो है लो वोल्टेज का जो है करंट पास किया जाता है पेशेंट्स में, ताकि उसमें सुधार हो सके। तो इसमें कौन कौन से टेक्निक है, इसमें 2 टेक्निक है। डायरेक्ट है, डायरेक्ट में क्या होता है, विदाउट यूज़ ऑफ मसल रिलैक्सेंट और जनरल एनेस्थीसिया के बिना ही ये ईसीटी दे दिया जाता है। और इनडायरेक्ट जो है इसको मॉडिफाइड ईसीटी कहते हैं। इसमें यूज़ होता है मसल रिलैक्सेंट और जनरल एनेस्थीसिया का। तो कितने टाइप के ईसीटी हैं, ईसीटी 2 टाइप के हैं मेनली। बायलेटरल में क्या होगा, उसमें 2 इलेक्ट्रोड यूज़ होता है, और ईच इलेक्ट्रोड जो है 2.5 से 4 सेंटीमीटर जो मिड पॉइंट होता है ट्रेगस ऑफ ईयर और लेटरल कैंथस ऑफ आई के, उसके लाइन ज्वाइनिंग में लगाया जाता है। तो 2 इलेक्ट्रोड प्लेस होंगे, और ये सेंटीमीटर कितने सेंटीमीटर एबव है और कहाँ कहाँ पे किसके लाइन ज्वाइनिंग में लगाया जाता है, ट्रेगस ऑफ ईयर और लेटरल कैंथस ऑफ आई। और यूनिलेटरल में क्या होगा कि जो बोथ इलेक्ट्रोड्स जो है वो सेम साइड में, जो सेम साइड ऑफ हेड है उसमें प्लेस किए जाते हैं, और जनरली ये नॉन डोमिनेट जो साइड होता है हेड का, वहीं पे प्लेस किया जाता है। तो देखिए इसके लिए वोल्टेज कितना यूज़ करते हैं, 90 to 150 वोल्टेज, जनरली 110 वोल्ट जो है यूज़ होता है। करंट कितना यूज होता है, 200 to 1600 मिली एम्पियर, और ड्यूरेशन जो होता है 0.1 to 1 सेकेंड, जनरली 0.6 सेकेंड जो है एवरेज दिया जाता है। तो अब कुछ साइड इफ़ेक्ट हम लोग देख लेते हैं। साइड इफ़ेक्ट जो है वो ईसीटी के क्या होते हैं, तो मेमोरी इम्पेयरमेंट हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, हेडेक, बैकएक, कन्फ्यूज़न की स्थिति हो सकती है। तो साइड इफ़ेक्ट्स भी आप लोग देख लेंगे, इंजरी हो सकता है माउथ का, टंग का, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग और बेस्ट ऑफ लक। आप लोग एग्ज़ाम दे के आइए, अच्छे से लिखिए। आगे की वीडियो में अगर टाइम मिला तो कुछ कम्युनिटी के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।